नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से है। अभी के लिए भारत की जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो सभी के सभी इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट है और अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि हमारी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। हालांकि अभी रिसेंटली C-290 एयरक्राफ्ट को भारत में बनाया जाने लगा है, लेकिन ये बस भारत में बनाया जाने वाला एक एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर एक प्रॉपर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका नाम अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से RTA 90 यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 90 रखा गया। और 90 यहाँ पे इस वजह से रखा गया क्योंकि इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी होने वाला है वो करीब 90 होने वाला है। इससे पहले HAL की तरफ से भी एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश किया जा चुका है, लेकिन उसको रशिया के साथ मिलकर बनाने की कोशिश किया जाता था। लेकिन बाद में रशिया के साथ हमारे कुछ मतभेद होने की वजह से उस जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम से भारत पीछे हट गया था। अभी की बात करें तो अभी सेम एयरक्राफ्ट को रशिया की तरफ से IL-276 का नाम दिया जा रहा है, जिसे भारत को अपनी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अगर नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की RTA 90 की बात करें तो ये अभी एक कंप्लीट इंडियन मेड एयरक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन इसको अभी डेवलप करने के लिए नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से करीब $2 बिलियन का मांग किया जा रहा है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के डॉक्टर पसीकर का कहना है कि इसे वो SPV मॉडल के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी दोनों इन्वॉल्व होने वाले हैं। और साथ ही इन $2 बिलियन में से इनिशियल $1 बिलियन को पूरी तरीके से इसकी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें इसकी इनिशियल प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और साथ ही इसकी प्रोडक्शन लाइन को भी इसी के अंदर ही सेटअप करने की कोशिश की जाएगी। अब नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से इसमें HAL और DRDO दोनों को इन्वॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ और ऑफर भी इवेल्युएट किए जा रहे हैं, जिसमें एम्ब्रर की तरफ से और सुखोई की तरफ से भी HAL के साथ मिलकर टाइप करके अपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। तो उस पर अभी थोड़ा विचार किया जाए और इसी वजह से डील अभी फाइल करने में थोड़ा समय लग रहा है और बताया जा रहा है कि इस पर ऑफिशियली इसी साल के सितंबर तक डिसीजन लिया जाने वाला है। अगला अपडेट ध्रुव हेलीकॉप्टर की तरफ से, और अभी हम ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर कुछ सीरियस इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कई सालों से भारत की तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर को कई बैच में अपनी तीनों सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है और लगातार इनको ऑपरेट किया जा रहा है और इनके प्रीवियस रिकॉर्ड भी काफी अच्छे रहे थे। लेकिन रिसेंटली 1 महीने के अंदर लगातार 2 बार ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश होने या इमरजेंसी लैंडिंग करने की खबर सामने आ चुकी है। इनिशियली जो ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था या क्रैश लैंड किया था वो इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर था, जिसे पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था और इसी हादसे के बाद सभी ध्रुव हेलीकॉप्टर को कुछ समय के लिए ग्राउंडेड रखने का फैसला किया गया था, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर एकदम नया हेलीकॉप्टर था तो इसमें टेक्निकल फेलियर होना आम बात नहीं था। अब इसके बाद आर्मी की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से कुछ इनिशियल चेकिंग के बाद अपनी ध्रुव हेलीकॉप्टर की फ्लीट को वापस ऑपरेशनल करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी 1 हफ्ते के अंदर ही एक और ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आ चुकी है और ये हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर था। अब यहाँ पर अगर दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश की बात करें तो रिसेंटली जो 2 हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड किए थे या जिन 2 हेलीकॉप्टर को टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा था उसमें काफ़ी सारे सिमिलरिटीज हैं। पहला तो ये कि ये दोनों हेलीकॉप्टर ध्रुव हेलीकॉप्टर की मैरीटाइम वेरिएंट थे और दोनों क्रैश की जो इनिशियल रिपोर्ट पाया गया था उसमें बताया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर से अचानक पावर चला गया था और इस वजह से हेलीकॉप्टर के सारे कंट्रोल रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिए थे। तो ये 2 चीज़ इन दोनों हेलीकॉप्टर में कॉमन पाया गया था। इन दोनों को रिसेंटली सर्विस में इंडक्ट किया गया था, जिसमें से कोस्ट गार्ड वेरिएंट को हाल ही में कुछ मेंटेनेंस के बाद वापस सर्विस में एक्टिव किया गया था। इस पर अभी एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला और उम्मीद किया जा रहा है कि जब तक फॉल्ट का पता नहीं चलता है तब तक शायद सभी ध्रुव हेलीकॉप्टर की मैरीटाइम वेरिएंट को ग्राउंडेड रखने का प्लान किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट दिया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर्स को हम पिछले 20 सालों से ऑपरेट कर रहे थे और 1-2 नहीं बल्कि 300 से ज़्यादा मात्रा में हम इनको हमारी तीनों सर्विस में ऑपरेट करते हैं। लेकिन रिसेंट क्रैश को मिलाकर अभी तक बस 6 ही बार ऐसा हुआ था जहां पर ध्रुव हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंड करना पड़ा था या फिर कोई टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा था। तो इस सबको अभी ज़्यादातर ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो रिसेंट 2 क्रैश लैंड हुए थे इसको लेके अभी सीरियसली सोचा जा रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ समय के लिए जो ध्रुव हेलीकॉप्टर की मैरीटाइम वेरिएंट है इनको ग्राउंडेड रखने का फैसला किया जा सकता है और इनको डिटेल जांच से गुजरना पड़ सकता है।
अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से। पिछले कुछ महीनों में अगर भारत की एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा नाम जनरल इलेक्ट्रिक का आ रहा है, जबकि पहले जनरल इलेक्ट्रिक को इतना प्रेफरेंस हम लोग नहीं दे रहे थे, क्योंकि पहले जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के साथ कोई भी टेक्नोलॉजी को शेयर किया नहीं जा रहा था, जबकि अभी वो भारत को टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ साथ अपनी इंजन्स को भारत में बनाने का प्लान भी कर रहे हैं। और ये कोई एडिशनल ऑर्डर नहीं था, बल्कि प्रीवियस ऑर्डर के हिसाब से ये सब कर रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 99 इंजन्स के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी GE 414 INS6 इंजन की एक फर्दर अपग्रेडेड वेरिएंट को भी भारत को ऑफर करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसको शायद आगे चल के भारत में बनाया जा सकेगा। और ये इंजन करीब 120 किलोटन की थ्रस्ट को भी प्रोड्यूस कर पाएगा, जो कि भारत के एमका और फ्यूचर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। ऐसा स्टेटमेंट अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिया जा चुका है। इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत में अभी एक पार्टनर की तलाश किया जा रहा है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की लोकल सब्सिडियरी होने वाला है, और अभी वो पुणे में अपनी फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इस फैसिलिटी में बनाए जाने वाले इंजन आगे चल के सिर्फ भारत के काम ही नहीं आने वाले, इसके अलावा इनको यूएस अपनी F-18s में भी इस्तेमाल करने वाला है, और एक तरीके से ग्लोबली GE 414 सीरीज के इंजन का मैन्युफैक्चरिंग अब होने वाला है। पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी किसको लोकल पार्टनर बनाया जाने वाला है, फिर इसमें जो शेयर का स्ट्रक्चर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।